अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। और ये स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा वियर्ड लगा और मैं भी खौफ में मुब्तला हो गया। ये स्टोरी जिन साहब ने हमें भेजी है उनका नाम आमिर है और वो नहीं चाहते कि जिनकी ये स्टोरी है या जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए या वाक़यात पेश आ रहे हैं उनका नाम लिया जाए। तो मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर दूंगा और जो स्टोरी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हम सपोज कर लेते हैं कि जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए थे उसका नाम दानिश है। दानिश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म था, बहुत दिल लगा के पढ़ा करता था। उसकी जो तालीमी प्रोग्रेस थी या तालीमी काबिलियत थी उससे हर कोई मुतासिर था। जब उसने स्कूलिंग की तो बहुत अच्छे नंबरों से स्कूलिंग की और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि उसने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। उनको यकीन हो चला था ये बच्चा ना सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करेगा बल्कि यकीनन ये दूसरों के भी काम आएगा। बहरहाल जब इसने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए तो इनके जो पेरेंट्स थे यानी दानिश के जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक कोशिश शुरू कर दी कि इसको किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे इदारे में एडमिशन दिलाया जाए ताकि ये बहुत अच्छी तरह पढ़ सके। 11वीं और 12वीं जमात जो हुआ करती है यानी जो इंटरमीडिएट हुआ करता है उसमें आमतौर पे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि बच्चों का जो मुस्तकबिल होता है वो इनके इन 2 सालों पे मुनहसिर हुआ करता है। खैर, एक बहुत अच्छे कॉलेज में जो कि एक प्राइवेट कॉलेज था, कराची के एक पोश इलाके में मौजूद था, वहाँ पे इसका एडमिशन करा दिया गया। ये जो कॉलेज था ये इनके घर से बहुत करीब वाक़या था और को एजुकेशन था। जाहिर सी बात ये पोश इलाके में था तो ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट थे वो माली तौर पे मुस्तहकम थे। दानिश ने जैसे जैसे कॉलेज जाना शुरू किया वैसे वैसे वो हर रोज़ आता, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता कि आज मैंने ये सीखा, आज मेरी इस टीचर से मुलाकात हुई, आज मुझे ये सीखने को मिला, आज मुझे ये असाइनमेंट मिला है, आज मुझे एक काम दिया गया है। और उसकी इस लगन को देख के उसके जो पेरेंट्स थे वो भी मुतमईन थे कि मुकम्मल तौर पे अपनी तालीम पे, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। इसी तरह 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते, तकरीबन 2 से 3 महीने गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता करके इसके पेरेंट्स को, इसके वालिदैन को महसूस होना शुरू हुआ कि शायद इसका जो ध्यान है वो एजुकेशन से हटता चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादातर फ़ोन पे बिज़ी रहता, किसी से घंटों घंटों बात करता रहता और वही लड़का, वही बच्चा जो हर वक्त किताबों में घुसा रहता था अब उसका ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे गुजरने लगा। बहरहाल जब उसकी ये हालत देखी या उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, उसके पेरेंट्स ने जब वो ऑब्ज़र्व किए तो इन्होंने यही कोशिश की कि किसी भी तरह इसके कॉलेज से या इसके दोस्तों से या इसके सर्किल से पता लगाया जा सके कि आखिर इसका जो इंटरेस्ट है वो तालीम से क्यों हटता चला जा रहा है। और काफ़ी अरसे की कोशिश के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये पता चला कि जो लड़का दानिश है इसकी अपनी ही क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम निसा है। दिन ब दिन इसकी दिलचस्पी उसके अंदर बढ़ती चली जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता करके दानिश ने मुकम्मल तौर पे किताबों पे से ध्यान हटा लिया था और उसका मुकम्मल वक्त उस लड़की के साथ बात करने में, उसके साथ बैठने में या उस लड़की के साथ घूमने फिरने में गुजरा करता था। अब ये जो दानिश था इसके पेरेंट्स बहुत शरीफ थे, सोसाइटी में इनका नाम था, इनकी इज्जत थी। जबकि वो जो लड़की निसा थी वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड की, बहुत बड़े जागीरदार की, बहुत बड़े सरमायादार की बेटी थी।
दानिश के जो पेरेंट्स थे उनको कोई एतराज़ नहीं था कि अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है। एतराज़ ये था कि इस वक्त उसको अपनी तालीम पे फोकस करना चाहिए और ये जो टाइम है ये इस तरह की बातों का टाइम नहीं है, ये अपने कैरियर बनाने का टाइम है। खैर बहरहाल जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए, दानिश का जो इंटरेस्ट था या दानिश की जो रूटीन थी वो चेंज होती चली गई, जबकि वो जो लड़की थी निसा वो भी इसके करीब आती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता करके निसा के जो पेरेंट्स थे उनके जब इल्म में ये बातें आना शुरू हुई कि जो लड़की है ये कॉलेज में किसी एक लड़के के साथ बात किया करती है या घूमा करती है या उसमें इंटरेस्ट लेती है, तो उसके जो वालिदैन थे या उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस लड़की पे शुरू में पाबंदियाँ लगाना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करके जब उनको लगने लगा कि इन पाबंदियों से कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इस बच्ची को कॉलेज में यक्के बाद दिगरे भेजना कम कर दिया। जैसे जैसे मज़ीद 2-3 महीने गुजरे, इस दौरानिए में ये लड़की मुकम्मल तौर पे कॉलेज में आना बंद कर चुकी थी और इसके पेरेंट्स का ये ख्याल था इसको कॉलेज भेजना ठीक नहीं है और बेहतर यही है कि जब इसके पेपर्स का टाइम आएगा तो उसको पेपर्स में अपीयर करवा देंगे और उसको कॉलेज नहीं भेजेंगे। खैर कुछ अरसे तक तो इन दोनों ने ये सारी बातें बर्दाश्त की, लेकिन जब एक दिन इस लड़की की बर्दाश्त से ये बातें बाहर हो गईं तो एकदम से वो मौका पाके कॉलेज की तरफ निकली और जैसे तैसे करके कॉलेज पहुंची। अब जब ये लड़की कॉलेज पहुंची तो कॉलेज पहुंचने के बाद इसने बहुत ही जज्बाती बातें शुरू कर दी। ये दानिश से इसरार करने लगी कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और चल के मेरे साथ शादी कर लो। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स या शायद तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राज़ी होंगे। अब इस लड़की के मुंह से ये बात सुन के दानिश मुकम्मल तौर पे हैरानी में मुब्तला था। दानिश एक अच्छी फैमिली का बच्चा था, उसके पेरेंट्स ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी और वो किसी भी तरह ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि इस तरह से शादी की जाए या इस तरह से भागा जाए। खैर इसने उस लड़की को समझाने की कोशिश की और उसको कहा कि अभी ये वक्त नहीं है, हमें थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना होगा, 3-4 साल हमें गुजारने होंगे और उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि कोई स्टेप ले सकें। जबकि वो जो लड़की थी जिसका नाम निसा था वो मुकम्मल तौर पे ज़ोर दे रही थी कि इसी वक्त मेरे साथ चलो वरना मैं कुछ गलत कर लूँगी। बज़ाहिर दानिश को लगा कि शायद ये जज्बाती हो चुकी है और सिर्फ धमकियाँ दे रही है, लिहाजा उसने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो आज से मेरे रास्ते अलग हैं, तुम्हारे रास्ते अलग हैं। बेहतर यही है कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं वैसी ज़िंदगी गुजारो और मैं भी कोशिश करूँगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं वैसा ही बन के दिखाऊँ। अब बज़ाहिर सुनने में एक जुमला था, लेकिन ये जो जुमला था इस जुमले ने उस लड़की के दिल पे इस कदर असर किया कि वो लड़की ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी कॉलेज से निकली। और जब कॉलेज से निकली तो वो बहुत गुस्से में थी, आंख बगोला थी और किसी भी तरह वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। खैर जब वो कॉलेज से निकली तो दानिश अपने घर आ गया और जब वो अपने घर आ गया तो 3-4 घंटे गुजरने के बाद एकदम से एक फ़ोन आया। जब ये फ़ोन आया तो इस फ़ोन ने दानिश समेत उसके घर वालों को, बल्कि उसके दोस्तों को, उसके पूरे कॉलेज को हिला के रख दिया। उस फ़ोन के अंदर ये इत्तला दी गई कि जो लड़की है जिसका नाम निसा था इसने ट्रेन के आगे आके ख़ुदकुशी कर ली है। अब ये जो न्यूज़ थी इसने सबको हिला के रख दिया था। दानिश की पूरी फैमिली डरी हुई थी क्योंकि जाहिर सी बात है जो निसा के वालिदैन थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, सरमायादार थे, जागीरदार थे और पॉलिटिशियंस थे। खैर फ़ौरन से जो निसा के पेरेंट्स थे उन्होंने दानिश के पेरेंट्स से रब्ता किया और उनको कहा कि अगर हो सकता है तो अपने बच्चों को संभाल के रखो, हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनने के बाद जो दानिश के पेरेंट्स थे उन्होंने अपने तौर पे हिफाजती इक़दाम करना शुरू किए और जितना जल्दी हो सकता था 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दिया। और जो दानिश के पेरेंट्स थे उन्होंने अपने तौर पे कोशिशें शुरू कर दी कि वो भी किसी तरह इन फ्यूडल्स से, इन लैंडलॉर्ड से या लड़की के वालिदैन से बच सकें। खैर इसी तरह लड़ाई झगड़े में और क़ानूनी चाराजोई में तकरीबन 1 महीना गुजर गया और इस 1 महीने के अंदर अंदर जो निसा के वालिदैन थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह दानिश को या उसके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा सकें।
लेकिन वो चाहने के बावजूद भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, और इसी दौरानिए में दानिश जो था वो मिडिल ईस्ट चला गया। अब ये जो कहानी का दूसरा रुख है वो इस तरह से है कि जब दानिश मिडिल ईस्ट चला गया तो जाहिर सी बात है वो डर के मारे, खौफ के मारे या अपनी मौत से बचने के लिए वहाँ पे गया था। अब जब ये मिडिल ईस्ट गया था शुरू में तो उसको सब नॉर्मल लग रहा था। इसको सिर्फ एक खौफ था, और वो ये खौफ था कि कहीं निसा के वालिदैन उसको यहाँ पे भी अप्रोच करके कोई नुकसान ना पहुँचा दें। बहरहाल मिडिल ईस्ट में ये जहाँ पे गया था ये इसके अंकल का फ्लैट था जो कि काफ़ी अरसे से खाली था, और जब ये वहाँ पे गया तो ये लॉक था। जब से इस अपार्टमेंट में गया था उसी वक्त से इसको मुख्तलिफ बातें महसूस होना शुरू हुई। इसको ऐसा लगता कि ये जो अपार्टमेंट है, जो कि 3 कमरों का अपार्टमेंट है, यहाँ पे रात के वक्त में अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, कोई दूसरे कमरे में मौजूद है या कोई दूसरे कमरे में चल रहा है। शुरू में इसने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 2-3-4 दिन मज़ीद गुजरे और मुसलसल ये आवाज़ आना शुरू हुई तो एक दिन रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था, और इसको ऐसा लगा कि जैसे बराबर वाले कमरे में कोई चल रहा है, कोई मूव कर रहा है। तो ये उठा और उठ के इसने सोचा कि आज मैं हिम्मत करके और जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो बराबर वाले कमरे में मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता करके, हिम्मत करके जैसे जैसे ये उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे इसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उस कमरे के अंदर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल रो रहा है या सिसकियाँ ले रहा है। अब जैसे ही किसी के रोने की या सिसकियाँ लेने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मुसलसल इसके खौफ में इजाफा होता चला गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि बराबर वाले कमरे में जो रो रहा है वो यकीनन कोई औरत है। ये किसी औरत के रोने की आवाज़ है, और ना सिर्फ ये किसी औरत के रोने की आवाज़ है बल्कि ये जो आवाज़ है ये जानी पहचानी सी आवाज़ है, या ये जो आवाज़ है शायद मैंने पहले कभी सुनी है। खैर, जो भी इसको आयत वगैरह आती थी, मुसलसल वो आयत वगैरह पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे करके जब इसने हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोला तो इसने देखा कि जो सामने बेड मौजूद है उस बेड के ऊपर एक लड़की है जो बैठी हुई है, जिसने अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में रखा हुआ है, जैसे कि आम तौर पे लोग अपना मुंह घुटनों में छुपा के या घुटनों में रख के रोया करते हैं। और मुसलसल वो रो रही है, और उसके रोने से या कराने से एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सा माहौल है जो पैदा हो चुका है। बहरहाल जैसे ही इसने उस लड़की को देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, और जैसे ही इसने ये कहा तो सामने जो लड़की बैठी हुई थी जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था, जो मुसलसल रो रही थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके जब अपना मुंह ऊपर किया तो इसने देखा कि वो जो लड़की है वो कोई और नहीं है, वो वही लड़की निसा है जिससे कभी मोहब्बत किया करता था, या जिस लड़की ने इसके साथ ना देने की वजह से ख़ुदकुशी की थी। अब जैसे ही दानिश ने इस लड़की निसा को देखा तो इसके होश उड़ गए, इसके मुंह से चीख निकली और ये वापस उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागा। और जैसे ही ये बाहर की तरफ भागने लगा या इसने अपने कदम पलटे तो इससे पहले कि गेट के करीब पहुंचता तो गेट के सामने भी वही लड़की, वही निसा जिसने ख़ुदकुशी की थी, वो इसके सामने खड़ी हुई थी, और अब वो रोने के बजाय मुसलसल मुस्कुरा रही थी, जैसे कि इसको कह रही हो कि अब जाओ, मुझसे बच के कहाँ जाओगे। ये देखने के बाद इसको कुछ याद नहीं है, एकदम से इसने चीख मारी और ये बेहोश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे और दिन का वक्त शुरू हो चुका था। खैर, ये जैसे तैसे करके उठा, और जब ये उठा तो उसको शदीद बुखार हुआ था, और ये अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा कि जो कुछ मैंने देखा है या जो कुछ मेरे सामने था ये मेरा वहम था या मेरा ख्वाब था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हालांकि ये इसकी गलत फहमी थी। इस तरह के वाक़यात से या उस मर जाने वाली लड़की से या उस निसा से या उस बदरू से, या आप शायद उसको आत्मा कह लें, उस आत्मा से ये इसका पहला इंट्रैक्शन था। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और दोबारा से रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। इसको महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे मुसलसल कोई दरवाज़े पे नॉक कर रहा है या खिड़की के बाहर मौजूद है। अब जैसे ही इसको यह एहसास होने लगा तो ये अपने तौर पे प्रिकॉशनरी जो आयत वगैरह इसको आती थी वो पढ़ने लगा और कोशिश करने लगा कि मैं किसी भी तरह
उस लड़की से या सिचुएशन से बच सकूं। बहरहाल जब इसने आयत वगैरह पढ़ना शुरू की तो जब इसने आयत वगैरह पढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो नॉकिंग की आवाज़ थी, या ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है, तो वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। यानी कि नॉकिंग की आवाज़ ख़त्म हो गई और जो भी खिड़की के बाहर की तरफ खड़ा हुआ था वो वहाँ से चला गया। पूरी रात ये खौफ के आलम में जागता रहा, और ना सिर्फ जागता रहा, जो भी इसको आयत वगैरह आती थी वो आयत पढ़ता रहा। अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे भी इसने सूरह बकरा की तिलावत प्ले कर दी। जैसे तैसे करके जब सुबह हुई तो इसने पाकिस्तान में अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से रब्ता किया और उनको सारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया। उनको बताया कि मैंने उसी लड़की को यानी निसा को अपने सामने अपने बराबर वाले रूम में देखा है। ये सुनने के बाद जो उसके पेरेंट्स थे वो कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम होगा। जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है ना वो कभी वापस आ सकता है ना वो नज़र आ सकता है। खैर, उनके समझाने के बाद ये जो लड़का था ये भी अपने आप को समझाने लगा कि हो सकता है ये लड़की मेरे जहन पे सवार हो चुकी है, इसलिए मुसलसल मुझे महसूस होता है कि जैसे वो नज़र आती है या मुझसे बात करने की कोशिश करती है या नॉक करती है। जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा वैसे वैसे मुसलसल इसको महसूस होता चला गया कि कभी वो लड़की कॉरिडोर में नज़र आती, कभी वो लड़की खिड़की से झांक रही होती, कभी बराबर वाले कमरे में मौजूद होती। और एक दफ़ा तो रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। ये किसी काम से बाहर निकला हुआ था और तकरीबन 2:30-3 बजे जब ये वापस आया तो उसकी आदत थी कि जो उसके पास गाड़ी मौजूद थी ये नीचे पार्किंग एरिया में खड़ी करता था और वहाँ खड़े होने के बाद एक सिगरेट पीता था और उसके बाद वापस अपने अपार्टमेंट में या अपने फ्लैट में आया करता था। तो वैसे ही ये पार्किंग एरिया में खड़ा हुआ था और सिगरेट पी रहा था, मुसलसल उसी लड़की के बारे में या इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि एकदम से इसकी नज़र पार्किंग के सामने जो एक दीवार मौजूद थी वहाँ पे पड़ी। इसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके कोई लड़की या कोई औरत वहाँ से चलना शुरू हुई है, और जैसे जैसे वो वहाँ से चलना शुरू हुई है वैसे वैसे एक धीमी सी मदहोश सी खुशबू मुसलसल इसको आने लगी और उसको महसूस होने लगा कि ये माहौल बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। और ना सिर्फ माहौल खुशगवार हो चुका है बल्कि जैसे जैसे वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी वो इसकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता करके छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही थी। ये जो खुशबू उसको आ रही थी ये एक अजीब सी खुशबू थी। ये चाहने के बावजूद भी वहाँ से ना मूव कर पा रहा था, ना ऊपर की तरफ जा पा रहा था, ना ये सोच पा रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है या ख्वाब है या मेरा वहम है। बहरहाल कुछ देर तक दानिश वहीं पे खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो लड़की, वो औरत इसके करीब पहुंची तो उसने अपने चेहरे पे जो दुपट्टा पड़ा हुआ था उसको हटाया, और जैसे ही उसने दुपट्टा जो उसके चेहरे पे पड़ा हुआ था उसको हटाया तो दानिश ये देख के हैरान रह गया कि इसके सामने वही लड़की, वही निसा खड़ी हुई थी जिसने कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में ख़ुदकुशी की थी। अब जैसे ही इसने उस लड़की को देखा तो एकदम से इसके सेंसेस बहाल हुए, तो जितना तेज़ ये वहाँ से भाग सकता था वहाँ से इसने भागना शुरू किया। जैसे तैसे गिरता पड़ता ये अपने अपार्टमेंट में पहुँचा, और जैसे ही इसने अपने अपार्टमेंट का गेट खोला, गेट खोलने के बाद अंदर आया और उसको बंद किया तो ये पलटा, और जब ये पलटा तो इसने देखा कि इसके रूम के सामने जहाँ पे चेयर रखी हुई है वहाँ पे उस चेयर पे वही लड़की, वही निसा मौजूद है और वो इसको देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। इस तरह मुतादिद बार वो जो लड़की थी वो उसको नज़र आती रही। काफ़ी जगह इसका इलाज करवाया गया, और ये जो इलाज करवाया गया ये ना सिर्फ रूहानी था बल्कि मेडिकल भी था, साइकोलॉजिस्ट से भी रब्ता किया गया। लेकिन अब तक ये जो लड़का है इसके मुताबिक वो निसा, वो लड़की, वो बदरू, वो आत्मा इसको नज़र आती है, और ये अब भी उसको अक्सर अपने सामने बैठा हुआ ना सिर्फ देख सकता है बल्कि उसको महसूस कर सकता है। तो गाइस, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप सब भी दुआ करें कि जो कुछ इसके साथ हुआ है या जिस परेशानी में ये लड़का मुब्तला है इसकी ये परेशानी ख़त्म हो सके।
اور میں امید کرتا ہوں جو اسٹوری میں نے شیئر کی ہے یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری فیملیز کو صحت دے, زندگی دے, کامیابی دے. اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.